हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो अभी तक हमने जिस इंटेग्रल्स के बारे में बात की है वो हमारे थे इनडेफिनेट इंटेग्रल्स, और उसके बेसिस पे हमने सॉल्व की है एक्सरसाइज 7.7 तक और काफ़ी सारे मेथड्स भी डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में दैट इज़ डेफिनेट इंटेग्रल्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लोगों को बताया था। ठीक है, आज इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बेसिस के ऊपर थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे और फिर स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12। तो आपका जो लॉजिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद द टॉपिक दैट इज़ डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो डेफिनेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, तो अब इस इंटेग्रल का मतलब क्या है कि इसकी कोई डेफिनेट या फिक्स्ड वैल्यू हमेशा आएगी ही आएगी। तो पहला पॉइंट ये है कि डेफिनेट इंटेग्रल्स वो इंटेग्रल्स होते हैं जिनकी डेफिनेट या फिक्स्ड वैल्यू आती है। सेकंड मैंने लिखा है वी डोंट नीड टू ऐड हेयर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम अपने इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा प्लस सी करके लगाते हैं। हमने अपने जितने भी क्वेश्चंस पीछे सॉल्व किए हैं सब ने हमें प्लस सी लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका रीज़न मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट ओके। थर्ड पॉइंट में हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। हम अपने इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को कैसे डिनोट करते थे, इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर लिखते थे अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करनी है वो हमें यहाँ पर लिखना होता था। सेम वे वी डिनोट द डेफिनेट इंटेग्रल्स, बस इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंशन करते हैं। Like a is our lower limit and b is our upper limit here. तो a is a lower limit of the integral, b is the upper limit of the integral, और इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि इनडेफिनेट इंटेग्रल्स में हम ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंशन नहीं करते, कि मतलब इतनी रेंज में ही हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, वो नहीं डिफ़ाइन करते इनडेफिनेट में। और डेफिनेट में ये चीज़ डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। अब एक क्विक रीकैप लेते हैं हमने जो स्टडी किया था इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटेग्रल्स के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो इंटेग्रल कैलकुलस के अंदर हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटेग्रल्स दोनों। इनडेफिनेट वो होते हैं कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कोई सर्टेन नहीं है। डेफिनेट इंटेग्रल्स वो होते हैं फिक्स्ड या सर्टेन वैल्यू है। इंडेफिनेट के अंदर नो लिमिट्स आर अप्लाइड, लाइक अपर लिमिट लोअर लिमिट कोई नहीं होती, मैंने अभी बताया आपको, और इसमें लोअर और अपर लिमिट दोनों मेंशन होती हैं। इसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम हमेशा ऐड करते हैं। जितने भी हमने एक्सरसाइजेस पीछे पढ़े हैं हमने पढ़ा है कि हम हमेशा प्लस सी लिखते हैं। वो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स जब भी सॉल्व करेंगे तो प्लस सी हमें लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर डेफिनेट इंटेग्रल्स में हम अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आती है हमेशा, राइट। अब हम पढ़ते हैं जो नई चीज़ पढ़ने वाली है वो पढ़ते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स को हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। एज अ लिमिट ऑफ सम इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर अगर उसका कोई एंटी डेरिवेटिव f है, यानी कि जब हमने कोई डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व किया तो हमारा कोई आंसर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटेग्रल बोलेंगे, यही बोलेंगे। और उस इंटेग्रल को मैंने बोल दिया है कैपिटल F। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्व किया a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आई गॉट आंसर एफ। तो ये किस इंटरवल में होगा, ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, लाइक एफ ऑफ एक्स मेरा आंसर आ गया। तो हम इसको डिफाइन करेंगे लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, जहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब इस फंक्शन के अंदर पहले b डालेंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हम लिमिट्स में क्वेश्चन करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसको पढ़ने से पहले हम अपना एक टॉपिक और स्टडी करेंगे दैट इज़ एरिया फंक्शन। तो यहाँ पर दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती है। वन इज़ द फर्स्ट
fundamental theorem of integral calculus and the other one is second fundamental theorem of integral calculus. ओके इसको पढ़ने से पहले हम एरिया फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो एरिया फंक्शन को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डेफिनेट इंटेग्रल को हम कैसे लिखते हैं। अभी मैंने बताया एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कर्व ड्रॉ करी है, कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मैंने एक कर्व ड्रॉ करी है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके अब यहाँ पर दो लाइंस हैं, दिस इज x इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बनाई है और ये मेरा क्या है, x एक्सिस है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रीजन, आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स वाली कर्व, ठीक है। देन ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, तो ये दोनों लाइंस होगी एंड x एक्सिस, है ना। तो यही हो गया हमारा एरिया ऑफ द रीजन। ओके लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x, ठीक है, और वो ये a टू b के बीच में है, ठीक है। तो a टू b क्या है, क्लोज्ड इंटरवल a टू b के बीच में है, ठीक है। और अपने कन्वीनियंस के लिए हम लेकर चल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स हमेशा यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ओके अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर लाइट शेडेड रीजन मुझे बताओ, उसका एरिया बताओ, तो क्या आप बोलोगे, इसको हम मान लेते हैं ए ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए ऑफ एक्स। तो एरिया ऑफ लाइट शेडेड रीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, है ना। तो ए टू एक्स जाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप देखो कि जैसे जैसे x चेंज होता रहेगा वैसे वैसे ये इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ द x के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। तो जितने नेम्स इनके हैवी हैं उतनी ही ये आसान हैं थ्योरम्स, ठीक है। तो लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। तो f कोई फंक्शन है a टू के बीच में एंड ax इज़ द एरिया फंक्शन। हमें एक चीज़ पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो प्रोसेसेस हैं दीज आर द इन्वर्स ऑफ द ईच अदर, ये पता है हमें। तो हम अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स वापस चाहिए तो हम उसका एरिया फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कर दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, तो वी कैन गेट द फंक्शन बैक। तो मतलब a डैश x जो है वो एफ ऑफ एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रोसेसेस आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यही है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड क्या कहती है, सेकंड ये कहती है कि लेट एफ भी कोई कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b एंड कैपिटल f बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जैसे ये डेफिनेट इंटेग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर अगर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, a टू b हमारी लोअर लिमिट और हमारी अपर लिमिट गिवन है, तो क्या होगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। वही जो हमने पहले पीछे पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ओके सो दिस इज़ द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन इज एफ इज़ एंटी डेरिवेटिव, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख रहे हैं, इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अपर लिमिट ऑफ बी माइनस वैल्यू ऑफ एफ एट लोअर लिमिट ऑफ ए, ठीक है ना। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब ये है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट बी डालेंगे फिर लोअर लिमिट ए डालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा डेफिनेट इंटेग्रल का, राइट। नंबर 2 पॉइंट इज दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये बहुत ईजी मेथड है इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करने का। ओके थर्ड वन इज ये स्ट्रेंथन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑब्वियसली। एंड नंबर 4th पॉइंट है कि ये जो फंक्शन हम लेते हैं दिस फंक्शन नीड्स टू बी वेल डिफाइंड और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए हमेशा a टू b में। मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, स्टेप्स क्या हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल को कैलकुलेट किया था, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि बाद में लिमिट्स पुट करके हम इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल देंगे। ओके तो नंबर 1 स्टेप है कि जैसे हम अपना
एफ ऑफ एक्स, जैसे हम अपना इंडेफिनिट इंटेग्रल सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिया लोअर लिमिट 1 to 2, आपको मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर डी एक्स को आपको सॉल्व करना है। तो आप डरना नहीं है, आपको सिंपल पहले इंडेफिनिट इंटेग्रल की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3, यही होती है। आ गया, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देनी है। अब इसके लोअर लिमिट क्या थी 1, अपर लिमिट क्या थी 2, बस इस तरह से बाहर लिख लेना है। पहले क्या करना है, अपर लिमिट डालनी है x की जगह पर, यानी कि 2 का क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, दिस इज़ गोना बी 8/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखो एक फिक्स्ड वैल्यू आई है, इसीलिए हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर और भी लिखा है मैंने कि नो नीड टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों नहीं ऐड करते, यहाँ पर देख लेते हैं रीज़न। तो देखो जब हम अपना इंडेफिनिट इंटेग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हमारा आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना, मान लिया कि मैंने पहले अपने इंडेफिनिट इंटेग्रल को सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आ रहा था। तो मैंने जब अपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखो पुट करूँगी तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, है ना। तो सी और सी देखो कैंसिल हो जाएंगे, सो क्या बचेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है ना। आप चाहे लिख भी सकते हैं, तब जब आप लिखेंगे तो सी ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। सो ये हैं कुछ स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेफिनिट इंटेग्रल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.8। तो यहाँ पर हमें डेफिनेट इंटेग्रल्स को इवैल्यूएट करना है फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा -1 to 1 x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो हम इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, अब x + 1 दो टर्म्स हैं तो हम इनको पहले अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं। तो x लिख लिया x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो मैंने सिर्फ क्या करा, इनको अलग अलग लिख लिया ईजी करने के लिए। -1 to 1 -1 to 1 आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हर इंटीग्रेशन वाले सिंबल के साथ जाएगी, राइट। अब x की इंटीग्रेशन होती क्या है, सिंपल x² 2 होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, राइट। तो 1 की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास x, तो -1 नीचे 1 ऊपर, ओके। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस -1 का स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस 1 -1, ठीक है। तो बीच में हमेशा माइनस रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपको। 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस -1 कितने हो गए 2, सो ये कैंसिल हो गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। तो देखो यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू यानी कि 2 इसका आंसर आया है। नंबर 2 क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर है लोअर लिमिट 2 टू अपर लिमिट 3 1/x dx की इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की log mod x। अब यहाँ पर 2 to 3 हम यहाँ पर पुट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो log mod 3 माइनस log mod 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है log के रिलेटेड, दैट इज़ log m माइनस n इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, सो log 3/2 का मॉड। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सेम प्रोसेस से हमें, जैसे हम इंडेफिनिट इंटेग्रल्स को सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, बट बाद में लिमिट्स बस पुट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी है 1 to 2, और यहाँ पर देखो 4 टर्म्स हैं और विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करते और एक स्टेप और साथ साथ करेंगे, हम अपने कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेते जाते हैं। तो पहली टर्म का 4 बाहर आ गया, अंदर रह गया x³ और हमारी लिमिट 1 to 2 है और विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देन 5 आ गया दूसरी टर्म से बाहर, x² 1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 6 आ गया बाहर 1 to 2 x विद रिस्पेक्ट टू dx, 9 बाहर आ गया, अंदर 1 और 1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो 2 स्टेप्स मैंने एक साथ कर लिए, आप चाहे तो 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो।
देन हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/4 और 1 to 2, ओके। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x की पावर 4/4। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 3/3, 1 to 2, 6x²/2, इसकी 1 to 2 होगी, प्लस 9 और 1 की इंटीग्रेशन होगी x 1 to 2, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर बचा सिर्फ हमारे पास x की पावर 4 और अब हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं। सो 5/3 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1 to 2, यहाँ पर आ गया 3x², 1 to 2 और 9x 1 to 2, ठीक है। अब हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। सो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है, 5/3। देन यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9, 2 माइनस 1, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 कितने हो गए 15, राइट। माइनस 5/3, 8 माइनस 1 कितने हो गए 7, प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 कितने हो गए 3, प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली टर्म बनी 15 माइनस ये कितनी बनी 35/3, देन प्लस 9 प्लस 9, ओके। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 9 18, 18 और 15 ये होते हैं हमारे पास 33 माइनस 35/3। सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 विल बी एलसीएम, 99 माइनस 35 विल बी इक्वल्स टू 64/3। तो 64/3 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो सिमिलर पैटर्न पे ही हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 0 to π/4 sin 2x की इंटीग्रेशन करनी है। सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x? sin 2x की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यही होती है हमारे पास। और 0 to π/4 हमें लिमिट्स गिवन है। सो पुट करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो -1/2 ना मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास सिंपल रह गया cos 2x, ठीक है। अब लिमिट्स पुट करो। सो -1/2 cos ऑफ 2 इंटू π/4 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 0। सॉल्व कर लीजिए। -1/2 cos कितना आ गया π/2 हो गया माइनस cos 0। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 90? 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो -1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2। क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2x/2 और लिमिट्स क्या है हमारी 0 to π/2, ठीक है। पुट करो लिमिट्स, 1/2 बाहर ले लो, फिर लिमिट्स पुट करो 0 to π/2। सो 1/2 sin 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0। तो जो भी लिमिट्स हैं आपने अपर लिमिट पहले पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस। सिंपल सा तरीका है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 180? साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है। 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0/2 इक्वल्स टू 0 आंसर, ठीक है। तो 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल ऑलवेज बी 0। क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा e की पावर x। तो e की पावर x की चाहे डिफरेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, आंसर विल ऑलवेज बी e की पावर x ओनली, ठीक है ना। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप लिमिट्स पुट कर दीजिए। e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं यहाँ पर। e की पावर 4 कॉमन ले लो, अंदर बचा e माइनस 1। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। तो tan x की इंटीग्रेशन करनी है। तो हमें इसकी प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉज मॉड ऑफ कॉज x, ये यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x बन गई माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉज x। अब लिमिट्स पुट करेंगे, 0 to π/4 हमें गिवन है। सो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे अब ध्यान से देखिएगा। माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ π/4
प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा दोबारा यहाँ पर, मैं कर ही देती हूँ यहाँ पर, फिर ही प्लस लगाऊंगी क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है अभी। तो यहाँ पर देखो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय 4, तो कॉज पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/√2। यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया लॉग मॉड ऑफ 1, लॉग मॉड ऑफ 1 बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करेंगे। अब log 1 को ले आओ इधर, ठीक है, और जो log 1/√, है इसको ले जाओ अपनी राइट हैंड साइड पे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है log m-n वाला, ठीक है ना। तो वो पहले पॉजिटिव log m होता है, फिर log n नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो हम इसको वो लगाएंगे फॉर्मूला। सो दिस विल बी log 1/√2, ठीक है, मॉड के अंदर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू log ऑफ √2, है ना, log ऑफ √2 बन गया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकती हूँ। वो कैसे, √2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2, है ना, 2 की पावर 1/2, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। सो दिस विल बी 1/2 log 2। ओके, सो दिस इज़ द जो सिंप्लीफाइड कह सकते हैं आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन करनी है, π/6 to π/4 हमें यहाँ पर लिमिट्स गिवन है। तो कोसेकेंट x की हमारी जो प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है वो होती है log ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। ओके, तो अब हम क्या पुट करेंगे, अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, π/6 to π/4। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो log मॉड ऑफ कोसेकेंट π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस log ऑफ कोसेकेंट π/6 माइनस कॉट π/6 मॉड बंद। ओके, अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। कोसेकेंट π/4 की वैल्यू √2 और कॉट π/4 की वैल्यू 1 माइनस log ऑफ कोसेकेंट π/6 की वैल्यू 2 और कॉट π/6 की वैल्यू √3। इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। सो log m माइनस log n बन गया, ठीक है, तो log m(n) बन जाएगा, √2 माइनस 1 ऊपर, 2 माइनस √3 ऊपर, और ये log के अंदर, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पर 0 to 1 हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx किसकी इंटीग्रेशन होती है, ये हमारी साइन इनवर्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x 0 to 1। अब वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 बन गया माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0 बन गया, ठीक है। अब साइन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, π/2 की, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो हम यहाँ पर π/2 लिखेंगे। अब साइन कितने की वैल्यू 0 होती है, 0 की, तो π/2 माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू π/2। ओके, तो जब भी साइन इन्वर्स आ जाए और साथ में ऐसे कोई वैल्यू दे रखी हो तो आपने क्या सोचना है कि साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो π/2 की। साइन की कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की, तो π/2 माइनस 0 π/2 आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी डायरेक्ट किसी की इंटीग्रेशन है। तो ये किसकी इंटीग्रेशन है, हमारे पास tan इनवर्स x की। सो tan इनवर्स x लिख दिया और 0 to 1। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, तो यहाँ पर हमने सोचना है कि tan की कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 45 को कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। tan की कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ गया। सो π/4 माइनस 0 इज़ π/4। सो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 2 to 3 हमने इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम अपने
फॉर्मूलाज पे जाते हैं, इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस को याद करो। तो वहाँ पर मैंने एक इंटीग्रेशन करवाई हुई है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन? 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो कुछ कुछ ये इसी तरह का नहीं लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसे लिख लें 2 to 3 dx अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो देखो इसी फॉर्मेट का बन गया। तो हम डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमारा a की जगह पर क्या है? 1 है, x की जगह पर x ही है। a की जगह पर 1 है, सो 1/2 इंटू 1 हो गया, log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। और हमारा जो लिमिट्स है वो यहाँ पर हम रखेंगे 2 to 3। तो यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो पुट कर देते हैं। 1/2 हो गया log, तो लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मॉड के अंदर माइनस log ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 log 3 माइनस 1 2/4 कट गया, 1/2 रह गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। आप एक बार लगा दीजिए, उसके बाद आप चाहे हटा भी सकते हैं। सो log mod ऑफ 2 माइनस 1 1/3। बेसिकली मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव बना सके, ठीक है। बट अब ये 1/2 और 1/3 हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो हम यहाँ से जो मॉड है वो हटा भी सकते हैं। सो वी कैन राइट एज log mod ऑफ 1/2, मॉड हम हटा सकते हैं, log 1/2 माइनस log 1/3। अब आप अपना log m माइनस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस विल बी log m माइनस एन, log m अपॉन n हो गया। सो दिस इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 1/2 log 3/2, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर है cos स्क्वायर x dx की हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 to π/2। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके। अब यहाँ पर हम इसकी जो ये डिफ्रेंसिएशन है वो अलग अलग कर लेते हैं। 0 to π/2, तो यहाँ पर 1/2 dx अलग से रख लिया, देन 0 to π/2 दिस इज़ cos 2x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब तो बहुत सिंपल हो गया। 1/2 कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेते हैं पहले, फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अंदर रह गया 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, 0 to π/2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करो 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 0 to π/2, 1/2 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x बाई 2, 0 to π/2, ओके। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं। सो 1/2, ठीक है, तो π/2 माइनस 0, x की जगह पर π/2 माइनस 0 हो गया, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अब ये वाला 2 भी बाहर चला जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1/4 बन गया। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो sin 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ओके। सो फाइनल आंसर है यहाँ पर 1/2 इंटू π/2 प्लस 1/4 साइन, यहाँ पर हो गया साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा फैक्टर जो है वो 0 ही हो जाएगा। सो π/4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू π/4। तो ये फैक्टर इसलिए 0 होगा क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 1/4 विल ऑल्सो बी 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/4।